प्लेट के सरफेस पे। मान लो कि इस प्लेट पे मैं से स्लॉट्स बना दूं, मान लो कि इस प्लेट पे मैं से स्लॉट्स बना दूं, तो यहां पे तो अब करंट फ्लो कर नहीं सकता, क्योंकि यहां वाला एरिया तो मैं खा गया, यहां वाला एरिया में खा गया। तो अब आपका एडी करंट कहां फ्लो करेगा? खाली इस पार्ट में फ्लो करेगा। तो एक तरीका क्या है, इफ रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन द कॉपर प्लेट, तो आपका जो एडी करंट फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा। लिख लो, पहला तरीका क्या है, बाय मेकिंग स्लॉट्स इन द प्लेट। लिख लो, पहला तरीका लिख लो, क्योंकि एडी करंट कहां फ्लो करता है, खुद मुझे बताओ, एडी करंट कहां फ्लो करता है? एडी करंट फ्लो करता है आपके सरफेस पे। तो अगर अपन सरफेस एरिया ही कम कर दें तो एडी करंट तो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एरिया चाहिए, और आपने तो एरिया ही कम कर दिया, है ना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, 2 ways टू मिनिमाइज एडी करंट। तो पहला तरीका क्या है, रेक्टेंगुलर स्लॉट बना लो। देखो ये तुम्हारे साइड में एक फिगर बना रखा है, देखो मैंने ये वाला, इस साइड में, ये अपनी एनसीईआरटी से उठाया मैंने। लिख लो, ये दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडी करंट मिनिमाइज करने का पहला तरीका क्या है, आप रेक्टेंगुलर स्लॉट बना लो। और दूसरा, अब खुद मुझे बताओ, एडी करंट क्यों फ्लो कर रहा है? एडी करंट इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज कर रहा है। मान लो कि मैं अपने सरफेस को किसी ऐसे चीज से कवर कर दूं जो आपके फ्लक्स को पास ही नहीं करने दे, तो अगर आपका फ्लक्स पास ही नहीं करेगा तो क्या फ्लक्स चेंज करेगा? तो दूसरा तरीका क्या है, लेमिनेशन। तो आप दूसरा तरीका क्या लिखो अपनी कॉपी में, बाय लेमिनेटिंग द कोर। दूसरा तरीका लिखो, बाय लेमिनेटिंग द कोर। हम ऐसे मटेरियल से लेमिनेट करेंगे जो साला फ्लक्स को चेंज करने ही देगा, मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर ही नहीं पाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड पास कर ही नहीं पाएगी तो ना तो फ्लक्स बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो बात ही खत्म। आया तुम्हें समझ में? अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। एडी करंट क्यों फ्लो करते हैं? जब भी आप किसी कंडक्टिंग प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या बाहर की तरफ मूव करते हो तो फ्लक्स चेंज करता है। फ्लक्स चेंज करता है तो उस प्लेट के सरफेस पे क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। उस करंट को हम एडी करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस करंट के फ्लो करने का तरीका और पानी के फ्लो करने का तरीका करीबन करीबन सेम है। ये कोई नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए। अब दूसरा, एडी करंट यार क्या करेंगे, कंडक्टर की सरफेस से करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो एनर्जी लॉस होगा। एक तो एनर्जी लॉस भी होगा और दूसरा अपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। अगर तुम किसी लोहे को बहुत गर्म करोगे ना तो उस लोहे की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। तो इसलिए हम नहीं चाहते एडी करंट हो। तो एडी करंट कम करने के दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है, एडी करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? सरफेस पे। आप सरफेस एरिया ही कम कर दो, तो अगर आपने सरफेस एरिया ही कम कर दिया तो एडी करंट अपने आप कम हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप उसको लेमिनेट कर दो। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कोई डाउट है अब तक तो पूछो, ये स्लाइड में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा वैसे भी। कोई भी डाउट है अब तक तो पूछ लो। सर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं उनमें हम जो आ रहा हूँ आ व्हील्स रहा है हूँ वो तो। आ रहा हूँ भाई, तू मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करने दिया, नेक्स्ट स्लाइड उसी पे है। ओके। ठीक है, तो ये हो गया एडी करंट। लेकिन एडी करंट के कुछ एडवांटेजेस वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं वर्ड यूज करूंगा एप्लीकेशन। एडी करंट के कुछ एप्लीकेशन भी है। तो ये चार भारी भारी मैंने लिखा हुआ है, तुम इनको खाली समझ लो। सबसे पहला है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। अब तुम ध्यान से समझना कि ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेकिंग कैसे होती है। जैसे मान लो कि अपने इंडिया में जो भी ट्रेन होती है, इंडिया में तो अभी ट्रेन होती हैं, और इंडिया की जो ट्रेन होती है वो किस पे ट्रैवल कर रही है? 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करती है, या राजधानी या शताब्दी ले लो तो 100 किलोमीटर पर आवर। अरे ऐसी ट्रेन में भी अगर तुम ब्रेक लगाते हो ना, तो साला अपने राणा प्रताप नगर पे अपन ब्रेक लगाते तो कहां जाके अपने उदयपुर स्टेशन पे आके रुकती है ना। ऐसे ही होता है ना। इतनी भारी ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, तुम वहां पे राणा प्रताप नगर में ब्रेक लगाओगे तो ट्रेन धीरे 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 कहां आके रुकती है? अपने उदयपुर मेन स्टेशन पे आके रुकती है। तो सोचो कि जो बुलेट ट्रेन है वो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और मान लो कि इसको तुम्हें रोकना है, तो अगर यही वाला सिस्टम यूज करेंगे ना जो अपने इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो पता पड़ा चित्तौड़गढ़ में ब्रेक लगा रहे हो, उदयपुर आके रुक रही है, तो वहां पे अपन अपना ये वाला ब्रेकिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है, सब ध्यान से देखना क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका ट्रेन का स्टॉप है, मान लो कि ये क्या है, ये आपके ट्रेन का स्टॉप है। तो यहां पे नीचे क्या करते हैं, यहां पे नीचे एक बहुत बड़ी, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नीचे क्या लगाते हैं वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी मैग्नेट होती है? अगर तुम करंट पास करोगे तो वो मैग्नेट है, करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेट नहीं है। तो नीचे मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखी है, और अभी उसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 0। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है? 0। और मान लो कि इधर से तुम्हारी कोई बुलेट ट्रेन आ रही है और मुझे इस ट्रेन को रोकना है,
जैसे ये ट्रेन यहाँ पे आएगी, आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट को ऑन कर दो, I नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, और आपका जो ये बुलेट ट्रेन है ना, इस बुलेट ट्रेन के नीचे क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है। इस बुलेट ट्रेन के नीचे क्या होता है, एक मेटल की क्या होती है, प्लेट होती है। तो जैसे ही आपकी बुलेट ट्रेन यहाँ पे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, फ्लक्स चेंज करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड करंट पे फोर्स लगाएगी, और आपकी ट्रेन क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। ये तरीका होता है बुलेट ट्रेन को रोकने का। तो बुलेट ट्रेन कैसे रोकते हैं, आपके ट्रेन स्टेशन पे नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दो जिसमें करंट जीरो है, मतलब मैग्नेट नहीं है। जैसे ही बुलेट ट्रेन आती है, आप करंट ऑन करो, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाएगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो बुलेट ट्रेन के नीचे क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है। तो जैसे ही वहां से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट फ्लो करेगा, और किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या लगता है, फोर्स, तो आपकी ये ट्रेन क्या करेगी, रुक जाएगी। तो ये आपका सबसे पहला एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। Strong electromagnets are situated above the rails in some electrically powered trains. When the electromagnet activated, the eddy current induced in the rail oppose the motion of a train as there are no mechanical linkages. The braking effect is smooth. यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, तो आपकी ब्रेकिंग बड़ी स्मूथ होती है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि ट्रेन में एडी करंट्स कैसे काम आते हैं। कोई भी डाउट है, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि एडी करंट्स का यूज हम कैसे करते हैं। देवांश क्लियर हुआ, समझ आ गया। वात्सल्य क्लियर हुआ, तुम्हें ये फंडा समझ में आ रहा है। सोचो कितनी औसम चीज है ये जो तुम पढ़ रहे हो ये। ओके, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट, अब एलॉयज बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो एलॉय कैसे बनाते हैं तुम्हें पता है, तुम लोगों ने एलॉयज पढ़ा होगा। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेटल्स। तो एलॉय कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि घर में बैठ के वो थोड़ा आयरन कूट दिया, थोड़ा निकल कूट दिया, कॉपर कूट दिया और मिक्सर में पीस के एलॉय, ऐसे नहीं बनता एलॉय। एलॉय कैसे बनाते हैं, मान लो कि ये आयरन है और आपको इस आयरन का एलॉय बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस आयरन को एक सोलेनोइड में बंद कर देते हैं, और इस सोलेनोइड से हम करंट पास करते हैं। लेकिन अपना जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा। तो सोलेनोइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। तो आई बढ़ेगा, आई घटेगा तो बी बढ़ेगा, बी घटेगा, और बी बढ़ेगा, बी घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, एन बी ए कॉस थीटा। बी बढ़ेगा, बी घटेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा, और जब भी फ्लक्स चेंज करता है तो इस कंडक्टर के सरफेस पे क्या फ्लो करेगा, इस कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करेगा करंट। तो लिख लो अपनी कॉपी में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से आपका एडी करंट इंड्यूस होगा। आपका क्या इंड्यूस होगा, एडी करंट। और इस एडी करंट से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट विल प्रोड्यूस, और इस हीट से क्या होगा, तुम्हारा मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, और इस हीट से क्या होगा, मेटल विल मेल्ट। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं हम एडी करंट को, क्यों, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, ताकि हम क्या बना सके, ताकि हम उनके एलॉयज बना सके। तो ये आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, लिख लो। एडवांटेज नहीं वर्ड, सॉरी, एप्लीकेशन लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो एडी करंट का पहला एप्लीकेशन ब्रेक लगाने में, दूसरा एप्लीकेशन एलॉय बनाने में। हाँ पूछो। सर पर जो ये आप रख रहे हो तो मेटल मेल्ट करेगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि सारे मेटल्स को ऐसे ही मतलब आयरन भी डाल दिया, कॉपर भी डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, निकल भी सबको डाल अलग दिया अलग तो मेल्ट करते हैं, एक ही जगह सब नहीं होते हैं। यहाँ पे नीचे ट्यूब होती है, तो कभी हिंदुस्तान जिंक्स मेल्टर जाएगा ना, वहां पे इसी तरीके से मेल्टिंग होती है। तो यहाँ से मेल्ट करके बाहर आता है, मान लें यहाँ से कॉपर आ रहा है, यहाँ से निकल आ रहा है, फिर इसको मिक्स करते हैं, और फिर वहाँ पे रोटेटिंग फर्नेस होता है जो इसको घुमाता है ताकि यूनिफॉर्म मिक्स हो जाते हैं, और फिर इसको सॉलिडिफाई करते हैं। ये तरीका होता है, ये तुम अभी तो नहीं, आगे अगर तुम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करोगे तो पढ़ोगे कि ये सब क्या होता है वैसे। ओके सर। ओके, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैंने तुम्हें बता दिए। पहला कौन सा बताया, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। दूसरा कौन सा बताया, इंडक्शन फर्नेस। तीसरा जो एडवांटेज है, ये शायद तुम लोगों ने अब नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर पे ना जब इलेक्ट्रिक मीटर होते थे ना, उसमें एक डिस्क होती थी। मतलब घर में अगर करंट आ रहा है, बिजली है, तो मतलब वो डिस्क घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, और जितनी बार ये घूमेगी उसके बेसिस पे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तुमने देखा तुम्हारे इलेक्ट्रिक मीटर में ऐसा कोई डिस्क नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि बिना किसी मोटर के डिस्क घूम कैसे रही है। तो होता क्या है, नीचे ये मेटल की डिस्क रखते हैं, ऊपर से अपना करंट कैरिंग वायर पास करता है, जो है ना
अपनी मार खंबे से घर में करंट आता है, तो अब अपने घर में कौन सा करंट आता है? एसी करंट आता है। तो करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा। तो इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा घटेगा। तो इस डिस्क के ऊपर क्या फ्लो करता था? करंट। और जैसे ही करंट फ्लो करता था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट पे फोर्स लगाती थी, और ये डिस्क क्या करती थी? गोल 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 घूमती रहती थी। ये आजकल तो यूज नहीं होता है, लेकिन पुराने यूज करते थे इलेक्ट्रिक पावर मीटर में। द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू एडी करंट, ये याद रखना। और चौथा, तुम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग याद रखना। ये कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है। अपने गैल्वेनोमीटर में याद है कोर होती थी अंदर आयरन की, तो जैसे ही तुम्हारा करंट पास करेगा तो कोर पे एडी करंट इंड्यूस होंगे। तो वो एडी करंट क्या करता है? तुम्हारी नीडल को वाइब्रेट नहीं करने देता है, तुम्हारी नीडल को पकड़ लेता है, घूमने नहीं देता है। नीडल को क्या करता है? पकड़ लेता है ताकि वाइब्रेशन कम हो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन से हैं? मैग्नेटिक ब्रेकिंग और इंडक्शन फर्नेस। ये तुम्हें दिमाग में फिट भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। तीसरा इलेक्ट्रिक पावर मीटर याद कर लेना। चौथा अगर चार पूछ ले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर याद कर लेना। अब तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो इसके साथ एडी करंट पूरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट एसी जनरेटर है, पर एडी करंट यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कोई भी डाउट है अब तो पूछो। श्रेया, ऋषिता, वात्सल्य, समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? दिव्यांशी समझ में आया? रजत क्लियर हुआ तुम्हें ये टॉपिक कि नहीं क्लियर हुआ? सर एक डाउट है एसी से, पूछ लो। नहीं नहीं, मैं मेरे को आने दे, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे को टॉपिक हो जाने दे। तो मेरा टॉपिक हो जाने दे, फिर तेरे को सर जो पूछने सर दे। डैम्पिंग वाला वापस एक बार समझा दो ना। हाँ, डैम्पिंग में क्या होता है देख ध्यान से देख। चलो मैं डैम्पिंग भी समझा देता हूँ, थोड़ा अनइंटरेस्टिंग है यार वो। तो होता क्या है कि मान लो ये कोर है, याद है गैल्वेनोमीटर में बीच में कोर होती थी, फिर उस कोर के ऊपर हमारी कॉइल लपेटी हुई होती थी, और इस कॉइल से फिर अपना एक वो स्प्रिंग होती है, उससे नीडल कनेक्ट होता है। तो होता क्या है, जैसे ही अपन करंट पास करते हैं तो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है और ये नीडल घूमती है। लेकिन जब तुम अभी लैब में जाओगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम देखना नीडल एक जगह रुकती नहीं है, ये ऐसे इधर उधर उधर वाइब्रेट करती रहती है। तो ये कोर में जैसे ही करंट पास करेगा ना, इस कोर में एडी करंट इंड्यूस होंगे, और ये एडी करंट क्या करेंगे? तुम्हारे इस कॉइल पे टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क लगा के इसको स्टेशनरी कर देते हैं, इसको वाइब्रेट नहीं करने देते हैं, इसको फोर्स लगा के पकड़ लेते हैं। इसको बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज वाइब्रेट कर रही है और आप उसको रोक दो तो आपका मोशन क्या होता है? डैम्प हो जाता है। तो यही करता है आपका कोर में जैसे ही एडी करंट इंड्यूस होगा तो वो एडी करंट क्या करेगा? नीडल को वाइब्रेट करने से रोक देगा। तो नीडल वाइब्रेट करने से रुक गई, इसलिए उसको बोलते हैं डैम्पिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये स्लाइड तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ये पहला एनिमेशन मैं तुम्हें वापस बता देता हूं कि एडी करंट क्यों फ्लो करते हैं। तो ये मेटल प्लेट ध्यान से देखो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड खाली यहां पे है। सॉरी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? खाली यहां पे थी। तो जैसे ही अभी तो कितना फ्लक्स है? अभी आपका फ्लक्स 0 है। तो जैसे ही आपका प्लेट यहां पे आएगा तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वापस आपका प्लेट यहां पे जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्लेट के सरफेस पे क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। और एक बात याद रखना, अगर मान लो प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो अगर मान लो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? तो इसके साथ एडी करंट्स खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसी जनरेटर। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना एसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक एनिमेशन लाया हूं, तो ध्यान से देखना। यहां पे तुम ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ साउथ पोल है, सबको दिख रहा है? ये ऊपर की तरफ साउथ पोल है, नीचे की तरफ नॉर्थ पोल है। तो मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां हो जाएगी? नॉर्थ से लेके साउथ तक। और बीच में एक कॉइल है। ध्यान से देखना, जब मैं इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाऊंगा तो देखना इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। तो होगा क्या? ध्यान से देखना। तो जब ये कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलेगी तो आपका क्या इंड्यूस होगा? ध्यान से देखना, तो आपका इंड्यूस होगा ईएमएफ। एक सेकेंड ना, अब देखो, तो इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, आपका फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स चेंज करेगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? इस कॉइल में आपका इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो याद रखना, एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्लक्स चेंज करने के 4 तरीके होते हैं। कौन से तरीके होते हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। ये कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी
तो ना तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे क्योंकि कॉइल तो फिक्स है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्योंकि आपकी मैग्नेट भी फिक्स है, ना आपका एरिया चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आपका थीटा। तो याद रखना यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन द लूप्स ओरिएंटेशन और चेंज इन द इफेक्टिव एरिया। इससे आपकी क्या इंड्यूस होगी? मैग्नेट, इससे आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या करंट, क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। एक और बात याद रखना, यहां पे इस कॉइल को मुझे घुमाना पड़ता है, मतलब मैं क्या सप्लाई करता हूं? मैं सप्लाई करता हूं मैकेनिकल एनर्जी, और बाद में इस कॉइल में क्या फ्लो करता है? करंट। तो मुझे क्या मिलती है? मुझे मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये ऊपर लिखा हुआ है, एन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है एन बी ए कॉस थीटा, और मान लो आपको ओमेगा दे रखा है थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। मान लो वो आपको कितना दे रखा है? थीटा अपॉन टी, या फिर मान लो आपको दे रखा है डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा? ध्यान से देखना, ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन बी ए, और डी थीटा बाई डी टी कितना होता है? ओमेगा, और थीटा की जगह लिखो साइन ओमेगा टी। तो ये आपका ईएमएफ है, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई तुम्हें पूछे कि आप बताओ ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। और ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एन बी ए ओमेगा, है ना? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ईएमएफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस एन बी ए ओमेगा। लिख लो, लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन एसी जनरेटर का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। हमारे केस में कॉइल घूम रही है, कॉइल घूम रही है मतलब थीटा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो फ्लक्स ये हो गया, तो ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला क्या है? फैराडेस लॉ। माइनस की जगह माइनस आया, एन बी ए कॉन्स्टेंट है, उनकी जगह एन बी आ गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा का होता है डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी को लिखा मैंने ओमेगा, और थीटा की जगह लिखा मैंने ओमेगा टी। माइनस माइनस प्लस हो गया। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे जो कांस्टेंट है, बी पे जो कांस्टेंट है, एरिया पे जो कांस्टेंट है, ओमेगा जो कांस्टेंट है, बचा साइन थीटा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जब साइन थीटा 1 होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, कितना होगा? एन बी ए ओमेगा। और जब साइन थीटा -1 होगा तो ईएमएफ मिनिमम होगा, कितना होगा? माइनस एन बी ए ओमेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एन बी ए ओमेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर हाँ पूछो। सर अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ओरिएंटेशन चेंज होने से एरिया भी तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए तो इसको इफेक्टिव एरिया बोलते हैं। एक सेकंड, तेरा जो क्वेश्चन है, एक सेकंड ये लिख लो, मैं तेरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाता हूँ। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो कि सर थीटा चेंज हो रहा है तो कभी तो एरिया पूरा का पूरा आ जाएगा, कभी एरिया थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तेरा जो रेक्टेंगल है वो तो रेक्टेंगल ही रह रहा है ना। उस रेक्टेंगल का मान ले लेंथ और ब्रेड्थ बी है, तो उसका तो एरिया तो एल इंटू बी रह रहा है ना। यहाँ पे वो वाला एरिया चेंज कर रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, और वो क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि थीटा चेंज कर रहा है। मैं अभी समझाता हूं, एक बार इसको लिख लो, ये ई मैक्स और ई मिनिमम लिख लो सब, फिर मैं आता हूं तुम्हारे डाउट पे, क्योंकि मैंने अगला स्लाइड डीसी का ले रखा है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, एसी जनरेटर में आपका जो थीटा होता है, मतलब हम क्या करते हैं, हम कॉइल को घुमाते हैं, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे हम थीटा चेंज कर रहे हैं, इसलिए अपना फ्लक्स क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो तुम ध्यान से देखो, आपके एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्या आपके एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है? क्या नहीं। आपका क्या चेंज कर रहा है? थीटा चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मान लो शुरुआत में आपका एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, और मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी उधर की तरफ है, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री।
तो मतलब अब इस पूरे के पूरे एरिया से क्या पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। और मान लो कि मैंने इस एरिया को घुमा के ऐसे कर दिया, इस तरीके से। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है और मान लो कि एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना है, एंगल है 90। तो अब आपका थीटा 90 है, तो अब आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तुम ध्यान से देखो, इस केस में या इस केस में आपके एरिया की वैल्यू तो सेम है, क्या चेंज कर रहा है, यहां पे चेंज कर रहा है थीटा। तो थीटा चेंज करने से आपका क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज करने से क्या फ्लो कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया वर्ड यूज नहीं किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, वी आर चेंजिंग द थीटा, वी आर चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एंगल, ठीक है। तो अब एक चीज तुम ध्यान रखना, मान लो कि तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह लिखता हूं मैं ओमेगा टी। तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आता है, ईएमएफ का फॉर्मूला आता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद रखना एक चीज, अगर मान लो कि आपका ओमेगा टी 0 है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए, की कॉस 0 1 होता है, लेकिन आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ओमेगा टी अगर 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0, आपका ईएमएफ हो जाएगा 0। याद रखना, व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम, जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ईएमएफ इज 0। इस चीज को याद रख लेना अपनी कॉपी में, इस चीज को लिख लो अपनी कॉपी में। और यहाँ पे एक और लाइन लिख लो, फेज डिफरेंस, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 चालू हो जाता है, वो है अल्टरनेटिंग करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज π/2। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई तुम्हें पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। क्योंकि जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो आपका ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। अभी अपन ने देखा, जब ओमेगा टी 0 पुट करूंगा तो फ्लक्स तो हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स इज π/2। तो मान लो तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, आंसर क्या होगा, 0। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज π/2। और ये दोनों फॉर्मूले कभी भी मत भूलना, है ना, ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स का। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। किसी को कोई भी डाउट है नहीं तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ पूछो। सर मेरा ये डाउट था एसी में से कि करंट जो करंट है वो प्लस और माइनस दोनों में कैसे हो सकता है। वो तेरी कॉइल, जैसे मान ले तेरी कॉइल ऐसे है, तो जब तेरी मान ले ये ए है ये बी है, तो होगा क्या, मान ले तेरी कॉइल एक बार इस तरीके से रोटेट करके ऐसे हो गई, मान ले उस तरफ बी है इस तरफ ए है, तो मान ले तेरा करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब अगले रोटेशन में तेरी कॉइल क्या करेगी, वापस तेरा बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, तो अगले रोटेशन में तेरा करंट पीछे की तरफ फ्लो करेगा। तो एक बार तेरा करंट आगे की तरफ फ्लो करता है, फिर तेरा करंट पीछे की तरफ फ्लो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसी करंट। अपना नेक्स्ट चैप्टर इसी बारे में है, इसी के बारे में है। तो ये करंट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, याद है मैंने तुम्हें बताया था करंट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, अभी मोशनल ईएमएफ में, भूल गए, V क्रॉस B, याद है, उससे निकालते हैं ये। तो आधे रोटेशन में तो करंट आगे फ्लो करेगा, आधे रोटेशन में करंट पीछे फ्लो करेगा। तो इसलिए एसी करंट में आधा पॉजिटिव साइकिल होती है, आधी नेगेटिव साइकिल, ये सब तो आगे आएगा, अगला चैप्टर ही एसी के बारे में ही है। तो इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है, वो है अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि हमने क्या डिराइव कर लिया, हमने डिराइव कर लिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिस ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही है। एसी ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर में नहीं है, चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है, इस चैप्टर में नहीं है ना। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और वरना मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम्हें। तो न्यूमेरिकल है ये, मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ी हुई है, इसका 2 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 100 टेस्ला, और आपको दे रखा है कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, 2 आरपीएम से। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 20। तो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो दे रखे हैं 20, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 100 टेस्ला, एरिया कितना आ जाएगा 2 4 8 मीटर स्क्वायर। अब ओमेगा कैसे निकालते, ध्यान से देखो, ओमेगा होता है कितना एंगल घुमा अपॉन कितना टाइम लगा, 2 आरपीएम मतलब 2 रोटेशंस पर मिनट।
एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है 2 पाई, तो 2 रोटेशन में कितना घूमेगा 4 पाई पर मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये आ गया तुम्हारा ओमेगा। इस ओमेगा को यहाँ पुट कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पाई अपॉन कितना आ जाएगा ये 15 रेडियन पर सेकंड। याद रखना ओमेगा को कभी भी आरपीएम में मत लेना, ओमेगा को किस में लेना, हमेशा रेडियन पर सेकंड में लेना, ठीक है। अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाया उसमें एडी करंट तो पूरा थियोरेटिकल था, एसी जनरेटर से न्यूमेरिकल आता है यहाँ से एन बी ओमेगा, जो शीट में वैसे ही शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे जिसके भी डाउट्स है ना आज शाम को मैं सॉल्व कर दूंगा सबके, है ना। मुझे पता है कुछ लोगों के डाउट्स पड़े हुए मेरे पास पेंडिंग है, मैं आज कर दूंगा। और कोई डाउट है तो पूछो। इसके साथ तुम्हारा ईएमएफ चैप्टर खत्म होता है। अब तुम्हारा काम पता है सबसे पहला काम क्या है, इधर उधर ताक झाक करने से अच्छा है सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठाना, उसके पीछे के क्वेश्चन करना, तुम्हारा पसीना निकल जाएगा। बहुत भारी क्वेश्चन है पीछे, इधर उधर मेरी शीट उसकी शीट सब छोड़ना, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइयो, देखो तुम्हें कितने मस्त क्वेश्चन मिलते हैं उसमें, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई रियली होप। मैं ये स्लाइड तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो तुम लीव कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय बाय। और हाँ सैटरडे को टेस्ट है अगर तुम भूल गए हो तो। फर्स्ट 5 चैप्टर्स का ना। क्या कल्पित प्रिंटेड नोट्स, तुम्हें घर आना पड़ेगा। चलो मैं ना नोट्स प्रिंट करके तुम सबको टाइम दे देता हूँ, तुम मेरे घर से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक का एक टाइम दे दूंगा, ठीक है, जितना मैंने कराया उस सबके नोट्स का, ठीक है। देखो पीडीएफ चाहिएगा, पीडीएफ तो मैंने भेजी रखी है रे, कल्पित पीडीएफ तो मैंने भेजी हुई ना इस चैप्टर की, तेरे पास नहीं है क्या? ठीक है मैं तेरे को वापस भेज दूंगा। ओके चलो बाय बाय टाटा।